हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका ये सबसे आपका लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का। तो इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बना रहे हैं, ये समझेंगे और फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसी तरीके से हम कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है आपका वो इस्तेमाल किया गया है कैश, यानी ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? कैश से। कैश से रिलेटेड कैसे है? तो कैश के फ्लो से रिलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है? कैश के फ्लो से। और फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है बहाव। या तो वो अंदर की ओर हो सकता है या तो वो बाहर की ओर आपका हो सकता है। यानी जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें कैश का आना और कैश के जाने को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से। अगर आपका कैश आता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको क्या देख करके चलना है। इसमें आपको कैश को देख करके चलना है कि कोई भी एक्टिविटी हो, बिजनेस में आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कैश का फ्लो होना चाहिए, कैश का बहाव होना चाहिए। या तो अंदर की ओर, या तो कैश बिजनेस में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो प्लस करेंगे, या तो फ्लो होगा आपका बाहर की ओर, अगर कैश जो है वो जा रहा होगा बिजनेस से तो उसे हम माइनस करेंगे। ये बात आप इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी सिर्फ हम इसमें क्या, किसके फ्लो को देख रहे हैं, किसके बहाव को देख रहे हैं, चाहे वो अंदर की ओर हो या बाहर की ओर हो बिजनेस के, हम यहाँ पर कैश के फ्लो को देख रहे हैं। और ये क्या है? आपका एक स्टेटमेंट है, एक हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। किसका? तो कैश के फ्लो का। अब देखिए कैश का फ्लो कैसे होगा। मान लो कि बिजनेस में कोई मशीनरी परचेज किया गया, तो मशीन आया बिजनेस में, लेकिन आपको मशीन को ध्यान में नहीं रखना है। आपको याद रखिएगा हमेशा किसके फ्लो को देखना है? कैश के फ्लो को देखना है। तो मशीन जब आपने परचेस किया, मशीन तो आया लेकिन कैश क्या हुआ? बिजनेस से चला गया। तो कैश बिजनेस से गया, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपने मशीन को बेचा नहीं, आपने मशीन को खरीदा नहीं, आपने मशीन को बेचा। तो बताइए कि मशीन तो चला गया लेकिन कैश का फ्लो क्या हुआ? कैश पे क्या असर पड़ा? तो आप जब मशीन बेच रहे हो तो मशीन चला गया लेकिन कैश आ रहा है, तो उस जगह पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करेंगे? उसे हम प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैश के फ्लो को देखेंगे कि कैश जा रहा है बिजनेस से तो माइनस करेंगे, आ रहा है तो प्लस करेंगे। अब इसमें आपका 3 एक्टिविटीज़ दिया गया है। तीनों एक्टिविटीज़ को हम 1 बाय 1 पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट ही डिस्कस कर रहे हैं तो सबको हम सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका, हम वो प्रिपेयर करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है रिवाइज्ड, उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका फॉर्मेट दिया गया है। और जैसा फॉर्मेट दिया है बिल्कुल हम उसी तरीके से इसका डिस्कशन करेंगे। ये जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का 2 तरीका हो सकता है, एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है और एक आपका इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो हम यहाँ पर जो बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वो इनडायरेक्ट मेथड से, सिलेबस में भी आपका वही दिया है और आपको वही पढ़ना भी है। इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें बेसिकली आपका 3 एक्टिविटी होता है। पहला है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दूसरा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये 3 एक्टिविटीज़ है। अब हम पहले नंबर पर रख रहे हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को। आप तो कहो कि पहला नंबर तो आपका ऑपरेटिंग है, दूसरा इन्वेस्टिंग है आपका दिया हुआ और तीसरा फाइनेंसिंग है। फॉर्मेट जो दिया है सो दिया है। लेकिन अगर हम बात करें कि बिजनेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हम बात करें, कैश फ्लो यानी कैश का आना और जाना किससे? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। पहले आप ये तय कर लो कि आपका फाइनेंस कहाँ से आएगा, वित्त कहाँ से, पैसा कहाँ से आपके पास आएगा। तभी तो उस पैसे का जब आप इंतजाम करोगे तो उसे इन्वेस्ट करोगे, तो दूसरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। और तीसरा, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो सारे बिजनेस के ऑपरेशन को चलाओगे, सारा बिजनेस का डे टू डे का जो काम होगा उसको आप चलाओगे। जितना भी आपका एसेट का, करंट एसेट का परचेज, जैसे स्टॉक का हो गया, आप स्टॉक परचेज करोगे बेचने के लिए, आप जो है
उधार में सामान बेचोगे, डेटर होगा, तो ये सारा बिजनेस का ऑपरेशन होता है। तो जितना भी आपका बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा वो सारा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। और इससे हमको क्या पता करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का क्या फ्लो हुआ, यानी कितना कैश आया कितना कैश गया, ये हम पता करेंगे। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कि आपको जो इन्वेस्ट किया आपने पैसा, उससे कैश का क्या फ्लो हुआ, यानी कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इन सब को हम यहाँ पर देखेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम, जैसे आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर डिबेंचर इशू करना, लोन वगैरह लेना, ये सारा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी वित्त का आप इंतजाम करोगे, पैसे का इंतजाम करोगे, तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो फॉर्मेट तो आपका दिया हुआ है, पहले ऑपरेटिंग, फिर आपका इन्वेस्टिंग और फिर आपका फाइनेंसिंग। लेकिन अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, दूसरा जो है आपका वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और तीसरा जो है बिजनेस के ऑपरेशन का एक्टिविटीज़ है, उससे कैश फ्लो जो होगा वो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम शुरुआत जो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और फिर लास्ट में आपका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। देखिए अब ये जो है आपका फॉर्मेट गिवन है, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट आपका डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मेट डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी जो सबसे पहले आपको जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को इस पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मेट आप चाहो तो डी.के. गोयल के बुक से हम यहाँ पर आपको फॉर्मेट सारा डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में हमने मतलब थोड़ा कंप्रेस करके कह सकते हो लिखा है, तो आप बुक को भी सामने रख सकते हो, एज इट इज़ हमने कॉपी और पेस्ट किया है यहाँ पर उस फॉर्मेट को। चलिए, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो, यानी कैश का आना और जाना, किससे, तो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, यानी बिजनेस में जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ से पैसा जो है वो जाता है, ये सारा एक्टिविटीज़ को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करेंगे। अब चलिए, इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो साल के अंत में है, यानी क्लोजिंग आपका हो गया। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इसी से आपको जो है पूरे एक्टिविटीज़ का जो आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। मान लो कि यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग बैलेंस है, मान लो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 6,000 रुपीज़ है। मान लो यहाँ पर कितना है, 6,000 रुपीज़, जो बोल रहे हैं उस पर गौर करना। और फिर मान लो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस 6,000 आपका क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आपका गिवन रहेगा। और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग बैलेंस में मान लो यहाँ पर आपका 4,000 जो है वो आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपका गिवन होगा क्वेश्चन में। तो बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है, साल के शुरुआत में कैसा क्या बैलेंस है आपका, वो 4,000 है, और साल के अंत में कितना आ गया आपका 6,000 रुपये आ गया। तो किस तरीके से आया होगा आपका, तो यहाँ पर मान लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से सारा आप प्लस माइनस यहाँ पे करोगे, दो कॉलम बनाएंगे इसके लिए। देखिए, एक तो आपका ये हो गया जिसमें सारे एक्टिविटीज़ को हम लिखेंगे, एक आपका डिटेल का कॉलम यहाँ पर हो गया जिसमें हम सारे प्लस माइनस को करेंगे, और इनसे जो प्लस माइनस होकर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से सारा प्लस माइनस करने पर आपका 1,000 रुपये यहाँ पर कैश का इनफ्लो मान लो प्लस में आता है, तो 1,000 रुपये हमने यहाँ पर लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सारा प्लस माइनस करने के बाद 500 रुपीज़ मान लो प्लस में यहाँ पर आता है आपका, तो ये हो गया आपका 1,000 रुपये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश है, 1,500 रुपये आपका इन्वेस्टिंग, और मान लो यहाँ पर जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो 500 रुपये, ये भी आपका प्लस में आता है। तो बताइए कितना कैश का यहाँ पर प्लस में बैलेंस आया, 1,000, 500 और 500, तीनों एक्टिविटीज़ को मिला करके जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ABC, यानी आपका देखोगे A, B और C तीनों को जो प्लस करोगे तो 1,000, 500 और 500 रुपये, 2,000 रुपये आया। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ABC, तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर अब जब तीनों को ऐड करने पर आपका यहाँ पर जो आएगा वो 2,000 रुपया आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ 500 आप रख लो,
ठीक है। टोटल जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका तीनों को ऐड करने पर 2,000 रुपये यहाँ पर आता है। तो देखिए 4,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है आपका जो कि बैलेंस शीट में रहेगा, 2,000 रुपये का आपका कैश तीनों एक्टिविटी से आया, तो साल के अंत में यानी क्लोजिंग कितना होगा, 6,000 रुपये आएगा आपका। तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को देखोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा कि मेरा तीनों एक्टिविटीज से कितना कैश आएगा, तो 2,000 रुपये यहाँ पर आएगा, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं आपका, वो हम बात कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, तो आप ऐसा मत समझ लेना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई करंट एसेट आता है या क्विक एसेट इसके अंदर आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका वो चीज़ जो कि या तो कैश में है या एकदम इज इक्वल टू कैश है, उसको हम कैश या कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, कोई करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कोई आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगा, जैसे मान लो कि आपने किसी कंपनी का शेयर वगैरह खरीदा तो वो एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी है, आप चाहो तो उसको तुरंत बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। या फिर चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक और कोई ड्राफ्ट है तो ये सब कुछ आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा आपका। ठीक है। अब चलिए कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है हमको। सबसे पहले किस में देखना है, आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखना है। अब देखते हैं, लिखा है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या इशू करती है, या तो कंपनी शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है। तो याद रखना कि आप कैश के फ्लो को देख रहे हो यहाँ पर, तो सिर्फ ध्यान रखना कि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है। अब भले कैश आने से लायबिलिटी बढ़े, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लायबिलिटी बढ़ता है, लेकिन कैश पे ध्यान रखना है कैश आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इशू किया है कंपनी ने, क्या इशू किया है, शेयर और डिबेंचर। जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की बात करें तो वो अपने पॉकेट से पैसा लगाता है, पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी अपने पॉकेट से पैसा लगाता है या बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर और डिबेंचर। दोनों की अकाउंटिंग को हमने पूरे डिटेल में देखा है। तो शेयर और डिबेंचर जब कंपनी इशू करेगी तो बताइए कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो कैश बिजनेस में आएगा तो हम क्या करेंगे, से प्लस करेंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। आगे इसमें फिर दूसरा है प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने कोई बैंक से लंबे समय के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने लोन ले लिया है, तो लायबिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन हम बताइए हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। हमको कैश को ध्यान में रखना है। हमने भले ही लोन लिया लेकिन कैश का इनफ्लो हुआ, कैश आया, तो इससे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर। ये बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपने 1 साल से कम के लिए कोई पैसे को उधार में लिया। याद रखिएगा बोरोइंग का मतलब यहाँ हो गया कि कैश को उधार पे लेना। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म तो हमने ले लिया, उससे भी पैसा आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपका क्या हो गया, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। आपके अकाउंट में जितना पैसा था उससे ज़्यादा पैसा अगर आपने निकाल लिया तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा निकालिए तो कैश तो आया ना, या फिर लिखता है कैश क्रेडिट, आपने उधार में कैश को लिया। तो दोनों कंडीशन में अगर आप वो बात कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो कि पहले 10,000 था, अब 15,000 हो गया है, तो 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब है कि जब 5,000 रुपये, जैसे पहले 10,000 था, हमने 5,000 रुपये लिया, तो 5,000 रुपये बिजनेस में आया ना, आया तो क्या होगा, भले लायबिलिटी बढ़ गया, उससे कोई मतलब नहीं, कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। या यहाँ पर कम समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए हमने कैश को क्रेडिट में उधार पे लिया, तो इससे भी आपका क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। जब कैश आया तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर है बात। तो अगर आपका लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज करता है तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो कैश का इनफ्लो हुआ, लायबिलिटी बढ़ गया लेकिन कैश तो इनफ्लो हुआ। इस तरीके से हमने उधार लिया पैसा, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गया लेकिन कैश का इनफ्लो हुआ। अब ये दूसरा है डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। मान लो कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 15,000 था, उसका बैलेंस डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कैसे कर गया, पहले आपका 15,000 था, अब मान लो उसका बैलेंस जो है आपका 9,000 रह गया।
तो डिक्रीज़ किया, इसका मतलब क्या, आपने पैसा पेमेंट किया होगा। और आपने जब कैश पेमेंट किया तो कैश चला गया, मतलब नहीं है लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, उससे आपको नहीं, कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैश के फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कैश का फ्लो अगर बोलता है कि डिक्रीज कर रहा है, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट यानी करंट अगर लायबिलिटी की बात करें, यहाँ पर हम बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की करंट लायबिलिटी की बात करें, तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप कैश पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट कर रहे हो तो इसे क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, और माइनस को हम किससे दिखाएंगे, ब्रैकेट के अंदर उस फिगर को रखेंगे, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक क्या है, माइनस में हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो इन सारे में आपका इशू करने में शेयर को, डिबेंचर को इनफ्लो हो रहा है, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, इससे इनफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई लायबिलिटी को चुका रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो उसे हम माइनस में करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरिम डिविडेंड का। देखिए यहाँ पर अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो बताइए कि उस शेयर पर अगर हम डिविडेंड पे करेंगे तो वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। देखिए सीधी सी बात है आपका यहाँ पर कि हमने शेयर इशू किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब हम डिविडेंड देंगे तो भी आपका वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अब यहाँ पर बात करता है इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। तो इंटरिम डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर वगैरह को साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड देती है करंट ईयर में कंपनी, तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। कोई सा भी डिविडेंड हो आपका, अगर पेमेंट कर रही है कंपनी तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए हम इसे माइनस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद है आपका पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे लिखा रहेगा आपका पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है, देखिए जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड देना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर को वो ध्यान में रखते हैं और ये प्रपोज करते हैं कि शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड मिलना चाहिए। तो एक अमाउंट वो डिसाइड कर लेते हैं, मान लो कि 50,000 रुपये डिसाइड कर लिया कि ये हम जो है प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड हम शेयर होल्डर को देंगे। अब ये मान लो कि डिसाइड हुआ है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिलेगा आपको करंट ईयर में, तो प्रपोज किया गया था पिछले बार में, तो प्रपोज डिविडेंड किया, शेयर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सारा उन्होंने डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड हम जो है वो शेयर होल्डर को देंगे। अब वो डिविडेंड जो प्रपोज किया गया है वो डिविडेंड जो है, अब शेयर होल्डर कौन है, कंपनी के मालिक हैं, तो उनसे भी पूछना जरूरी है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में उनसे पूछा जाएगा कि जो प्रपोज डिविडेंड है क्या आप इस पे एग्री करते हैं, इतना डिविडेंड मिलना चाहिए। तो मान लो 50,000 का डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया था कि 50,000 रुपये डिविडेंड देंगे, तो वो अगर एग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है 50,000 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो पिछले साल जो डिसाइड किया गया था यानी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपको करंट ईयर में मिलेगा। तो अगर वो डिसाइड करते हैं, वो कह देते हैं आपके जो ऑनर हैं यानी जो शेयर होल्डर हैं वो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर 50,000 का प्रपोज डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय किया है तो शेयर होल्डर ये नहीं कह सकते हैं एज अ ऑनर कि हम इसको 55,000 या 60,000 बढ़ा करके कर दीजिए। उनसे पूछा भले जाएगा लेकिन वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरीके से अगर पूछ करके सारा काम किया जाएगा तो वो तो बोलेंगे कि हमको हमेशा डिविडेंड ज़्यादा ही चाहिए। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि प्रपोज डिविडेंड क्या है, तो प्रीवियस ईयर का जो होगा वो करंट ईयर में आपका यहाँ पर पे किया जाएगा, और अगर करंट ईयर में कोई प्रपोज डिविडेंड है तो वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। लेकिन वो जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगा आपका। कंटीजेंट लायबिलिटी यानी अगर अगले साल जो है उसको शेयर होल्डर उस पर ठप्पा लगाते हैं कि हाँ ये एक्चुअली में आपको पे करना होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो फ्यूचर पे डिसाइड होता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो अगर हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए करंट ईयर का अगर कोई प्रपोज डिविडेंड होगा तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट में आपका वो नहीं दिखेगा, आपका अलग से इसको नोट्स प्रिपेयर करके दिखाना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रपोज डिविडेंड की, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, करंट ईयर में पे करना होगा। और अगर आपको वो पे करना होगा प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को, तो जाहिर सी बात है कैश का आउटफ्लो होगा तो हम उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड की बात करें या प्रपोज डिविडेंड की बात करें, दोनों यहाँ पर से माइनस होगा। इसके बाद आपका है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आप यहाँ पर बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो इस पर जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी यहीं पर आएगा। और अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस में होगा।
ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया था, आपके पास कैश आया था, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस पर भी जो आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे करोगे वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा और वो माइनस में होगा। इसके बाद है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर आप कोई लोन लिया है आपने, वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम का है, या लॉन्ग टर्म है, दोनों को अगर आप रीपेमेंट करो तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो कैश का आउटफ्लो होगा तो हम उसे माइनस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, अगर आप रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को या डिबेंचर को, यानी आप वापस कर रहे हैं लोन को डिबेंचर का, तो उससे भी कैश का इनफ्लो तो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा। जब आपने डिबेंचर इशू किया था तो कैश का इनफ्लो हुआ था, आया था, लेकिन जब आप उसको रिडीम करोगे, जब आप उसको पेमेंट करोगे तो यहाँ पर कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? तो ये प्लस माइनस हमने यहाँ पर किया। ये सारा कौन सा कॉलम में करेंगे, इनर कॉलम में करेंगे। अब नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये लिखेंगे, अगर माइनस में आता है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ये हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गया, यहाँ से आपका कैश का इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हुआ। तो हम यहाँ पर आपको कह दिए हैं कि 500 रुपीज़ हमने एज्यूम कर लिया कि सारे एक्टिविटीज़ को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पर 500 रुपीज़, एक छोटा सा अमाउंट हम ले रहे हैं, 500 रुपीज़ यहाँ पर आया प्लस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लिख दिया मैंने 500। अब इसके बाद फाइनेंस का तो इंतजाम हो गया, अब क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम जानेंगे कि कैश का क्या इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब इन्वेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना भी आपका फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, आपका जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना बेचना, ये सारा काम जो है आपका वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आप बिजनेस के सारे ऑपरेशन को चलाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करोगे। तो फाइनेंसिंग का काम पूरा कर लिया, अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। देखिए यहाँ पर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अगर आप किसी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट को क्या करते हो, बेचते हो, तो आपका कैश का बताओ इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट को बेचते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट को बेचोगे तो कैश आएगा, एसेट जाएगा, लेकिन कैश फ्लो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो कैश आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं, सारे फॉर्मेट को देखते हैं, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है इसमें। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट लाइक गुडविल। अगर आप इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं तो इससे भी आपका आएगा। अब गुडविल को जैसे बिज़नेस बेच रहे हो तो बिज़नेस के साथ आप गुडविल को भी यहाँ पर बेच देते हो, उसका भी पैसा आप लेते हो। हमने पढ़ा है एवरेज जो गुडविल का कैलकुलेशन करने का तरीका था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम लोगों ने ये सब टॉपिक पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आप बेचते हो किसी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट को लाइक गुडविल को, तो इससे कैश का इनफ्लो होगा, प्लस करेंगे, कैश पे ध्यान रखना है आपको। फिर आप क्या कर रहे हो, सेल ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आपका अगर कोई 1 साल से ज़्यादा का आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा, अगर आप उसको सेल करते हो तो उससे भी कैश का इनफ्लो होगा, प्लस करेंगे, सिर्फ कैश पे ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। यहाँ पर पेमेंट था, यहाँ पर क्या था आपका कि इंटरेस्ट ऑन ये सब पेमेंट कर रहे थे। क्यों पेमेंट कर रहे थे, देखिए यहाँ पर हमने शेयर और डिबेंचर को इशू किया था, तो डिबेंचर वगैरह को जब हम यहाँ पर लोन को हमने लिया था तो इंटरेस्ट जो हम पेड करेंगे वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। डिबेंचर को इशू करना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसी तरीके से अगर इन्वेस्ट करना आपका, यहाँ पर कहीं आप किसी कंपनी का मान लो कि शेयर में इन्वेस्ट किया या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट करना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उससे जो आपका मान लो कि आपने डिबेंचर, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा, तो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्ट करना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्ट करना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मान लीजिए उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कहाँ आएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। अगर आपने किसी कंपनी का आपने मान लो कि शेयर खरीदा है,
तो मतलब आप किस लिए किसी कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदते हो? बदले में रिटर्न मिले, बेनिफिट हो हमको, इसीलिए। तो देखिए इंटरेस्ट मिलेगा तो बेनिफिट है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदे हो, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अगर आप किए हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। आपने किसी कंपनी का मान लो कि शेयर परचेस किया है, शेयर में इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो शेयर जो है इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा, वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और ये सब आपको क्या होगा? रिसीव होगा, इंटरेस्ट चाहे डिविडेंड दोनों रिसीव होगा। तो क्या करेंगे? कैश का इनफ्लो होगा और आप इसको प्लस करोगे, ठीक है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड, आपने रेंट रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे आ गया? आपने मान लो कि बिल्डिंग बनाया और उस बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया, तो बिल्डिंग जो बनाया है या बिल्डिंग परचेस किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और अगर उसको आप रेंट पे दे दिए हैं तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। तो रेंट रिसीव जो होगा वो भी आपका कहाँ होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा, प्लस करेंगे। इसके बाद परचेज ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप जो है टैंजिबल फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हो। और जब परचेज करोगे, चाहे आप बिल्डिंग खरीदो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, फर्नीचर खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप यहाँ पर अगर टैंजिबल फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हो तो एसेट तो आएगा, लेकिन कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कैश आपका जाएगा। इसीलिए हम जब परचेज करेंगे टैंजिबल फिक्स एसेट को तो उसे हम माइनस करेंगे, ध्यान में रखना। इसके बाद आपका है परचेज ऑन इंटेंजिबल फिक्स एसेट लाइक गुडविल। जैसे हमने वहाँ पर बेचा था तो कैश का इनफ्लो हुआ था, उसी तरीके से जब गुडविल को हम परचेज करेंगे किसी बिजनेस के साथ, मान लो गुडविल का भी परचेज किया तो गुडविल का भी एक्स्ट्रा पेमेंट हमको यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कोई इंटेंजिबल फिक्स एसेट को हमने परचेज किया है तो वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कैश का आउटफ्लो होगा। इसके बाद है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं जो 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप उसको परचेज कर लेते हो तो इन्वेस्टमेंट तो आपके पास आया, एक एसेट तो बना, लेकिन कैश आपके पास से चला गया तो उसे हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर प्लस में आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर है, प्लस में आया तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए माइनस में आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे लिखेंगे। फिलहाल हमने एज्यूम किया है 500 का यहाँ पर हमारा प्लस बैलेंस आया है इन सबको प्लस माइनस करने पर, ठीक है। तो 2 एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, एक हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और एक है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये 2 एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे हम कि अब आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम आएंगे। देखिए 2 एक्टिविटीज़ हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस के ऑपरेशन को हमको चलाना है, और बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ आएगा वो सारा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अब इसको समझिए किस तरीके से ये सारा फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसमें हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? कैश फ्लो। किसके? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले जो हमको रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कोई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नहीं दिया है, यहाँ पर आपका बैलेंस शीट गिवन होगा। तो अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे गिवन होता तो हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे। जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जितना भी आपका इनकम है, उन सब में से सारे एक्सपेंस को घटा लेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर निकल के आएगा। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर इनडायरेक्ट मेथड से इसको बना रहे हैं, जो कि आपके सवाल में भी दिया रहेगा, आपके सिलेबस में भी दिया है इनडायरेक्ट मेथड, तो नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है उसमें हम क्या करेंगे? सारे आपके नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे उसमें, तो आपका निकल करके यहाँ पर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सारा कुछ। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कैसा होना चाहिए? तो बिफोर टैक्स होना चाहिए। याद करिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पर आपका आता था नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में से आप क्या बनाते थे? रिजर्व बनाते थे। इसी नेट प्रॉफिट में से आप रिजर्व क्रिएट करते थे। इसी नेट प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देना है और इसी नेट प्रॉफिट में से आप टैक्स वगैरह जो है पे करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस नेट प्रॉफिट में से आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, डिविडेंड में पैसा डिविडेंड दे दिया है आपने, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो प्रीवियस ईयर का, आपने अगर उसको दे दिया है या टैक्स वगैरह पे कर दिया है, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन हो गया। आपको क्या चाहिए? बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए। तो नेट प्रॉफिट में अगर मान लो कि ये सब कुछ आपने दिया होगा तो मतलब माइनस किया होगा। नेट प्रॉफिट में से अगर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो माइनस कर दिया, डिविडेंड दिया तो माइनस कर दिया, टैक्स दिया तो क्या कर दिया आपने? माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया आफ्टर एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट। हमको क्या चाहिए? बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो अगर आपको इन सब को ट्रांसफर मान लो आपने कर दिया है
तो आपको बिफोर निकालने के लिए क्या करना होगा, इस नेट प्रॉफिट में आपको रिजर्व ऐड कर देना होगा, डिविडेंड ऐड कर देना होगा, और जो भी टैक्स पे किया है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर आपका यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये चीज़ को निकालने के लिए या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो देख लेना कि रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है क्या, कोई डिविडेंड पे किया गया है क्या, टैक्स पे किया गया है क्या, ये सब कुछ आप वहाँ पर देख लेना। टैक्स रिफंड है तो वो माइनस कर देंगे यहाँ पर फिलहाल। तो अगर दे दिया गया होगा तो इन सबको ऐड करके आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर निकाल के लिख लेना यहाँ पर, सबसे पहला काम। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर सबसे पहले आपने लिख लिया, अमाउंट यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आपको क्या कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, क्या एडजस्टमेंट करना होगा, वन बाय वन करके हम सारे एडजस्टमेंट को यहाँ पर समझते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो यहाँ पर हम जितना भी नॉन कैश आइटम होगा सबको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर निकलेगा, और उसके बाद फिर आपका जितना भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उन सबको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो जितना भी नॉन कैश एक्सपेंस है इन सबको हम ऐड करेंगे, किसमें, तो नेट प्रॉफिट में। देखिए सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला जो नॉन कैश एक्सपेंस है आपका वो है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये सब कुछ आप दिखाते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश का मतलब इसमें आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, कोई कैश जाता नहीं है। ठीक है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हो जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट कम होता है लेकिन वो पैसा आपका प्रॉफिट से कहीं गया नहीं है, प्रॉफिट तो कम कर दिया लेकिन पैसा नहीं गया आपके, तो वो कैसा आइटम है, नॉन कैश आइटम है, ऐड कर दोगे। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है रिटर्न ऑफ, ये सब कुछ आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, जब आप बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारा बिज़नेस को स्टार्ट करने पे खर्च करना पड़ता है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना होता है। तो जब बिज़नेस को शुरुआत आप करते हो तो उसके फाइल वगैरह में बहुत सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह में खर्च होता है जिसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। तो आपने बिज़नेस को शुरुआत करने में शुरुआत में आपने ये पैसा खर्च किया जिसको हम कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। धीरे धीरे ये जो आपने खर्च किया है, जब आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा करके इसको राइट ऑफ करोगे। तो पहला साल जो अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस साल तो आपका ये एक्सपेंस था, लेकिन आगे आने वाले साल में जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो वो आपका कोई राइट ऑफ करोगे तो कैश तो कम नहीं, कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, कैश जाएगा कहीं नहीं, लेकिन हाँ प्रॉफिट को कम करेगा लेकिन कैश आपका कहीं जाएगा नहीं आगे आने वाले साल में। तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका नॉन कैश एक्सपेंस हो जाएगा, ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर पे तो आपका शेयर को जो है आप इशू कर सकते हो पार पे और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हो, लेकिन डिबेंचर को अगर आप पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे कर सकते हो। मान लो आपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया तो एक बार आपने डिस्काउंट दे दिया, उस समय तो आपका चलिए नुकसान हुआ कि आपने डिस्काउंट पे दे दिया, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करोगे, इसको अपने प्रॉफिट से मैनेज करोगे, राइट ऑफ करोगे धीरे धीरे। तो पहला साल तो आपका पैसा गया, लेकिन उसके आगे आने वाले साल में आप धीरे धीरे जब उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ करोगे तो आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं होगा, इसीलिए ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम हो जाएगा, ऐड कर देंगे। इसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोटाइज। एमोटाइज का मतलब हो गया जैसे हम टैंजिबल फिक्स एसेट में हम डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इनटैंजिबल फिक्स एसेट में हम एमोटाइज का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो गुडविल हो गया, जब हम इसको राइट ऑफ वगैरह करेंगे तो ठीक है, गुडविल मान ली 1.5 लाख का था, अब जो हो गया है वो 1,30,000 का हो गया है, तो घट गया वैल्यू उसका, लेकिन कैश कहीं आपका नहीं गया। तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कोई भी इंटेंजिबल जो एसेट है वो एमोटाइज होगा, उसका वैल्यू कम होगा, तो वो आपका नॉन कैश हो गया, और नॉन कैश होने की वजह से आप क्या होगा, ऐड कर दोगे। तो ये जैसे गुडविल राइट ऑफ कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड तो दिखाओगे, प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन कैश कहीं नहीं गया, इसलिए ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? अब जो फॉर्मेट में जैसे गिवन है उस तरीके से हम आपको सारी बातें समझा रहे हैं। देखिए इसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे, तो ये आप ध्यान में रखना कि एक बार जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो यहाँ पर आपका आपने प्लस किया है, और दूसरे जगह पर आपने यहाँ पर देखोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ पर देखोगे तो आपने इंटरेस्ट को क्या किया है, माइनस किया है, और यहाँ पर एक बार प्लस किया है। ठीक है, ओके। अब क्यों यहाँ पर प्लस किए हैं, क्यों यहाँ पर माइनस किए हैं, थोड़ा सा बात हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम आपको ऑलरेडी बताएंगे। देखिए ये फिक्स एसेट को थोड़ा सा हम जगह बना रहे हैं, फिक्स एसेट को हम
एफ ए लिख देते हैं फिलहाल, फिक्स एसेट को एफ ए। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, छोटा सा बना रहे हैं। इंटरेस्ट पेड किए होंगे कहाँ पर आप, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, तो इंटरेस्ट आपका कहाँ होगा, यहाँ पर आया होगा। मान लो 10,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट और जितना भी इनकम था वो मान लो टोटल आपका यहाँ पर 1 लाख था। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 90,000 रुपया नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता है। यही आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें से आपने क्या किया है, इंटरेस्ट माइनस किया है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है। अब अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर आपका टैक्स वगैरह दिया हुआ है, 90,000 का यहाँ पर आया है, 90,000। अब ये तो आपका जो नेट प्रॉफिट है बिल्कुल सही है। इसमें आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पेड को एक बार ऐड कर दो। इंटरेस्ट पेड किया ना आपने, तो इसको एक बार ऐड कर दो, तो बताइए कि नेट प्रॉफिट आपका बढ़ के हो कितने का गया, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ऐड किया। तो यहाँ पर तो आपने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे प्लस किए हैं, प्लस में है, प्लस किए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने, यहाँ पे आपने माइनस किया है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस कर दोगे कौन से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा नेट प्रॉफिट, 90,000 का यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, कोई इफेक्ट नहीं, आपका नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्लियर है। तो एक बार हम यहाँ पे प्लस कर देंगे और एक बार हम वहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर मान लो कि आप कहते हो कि सर हम यहाँ पर जो है प्लस नहीं करेंगे, तो 10,000 रुपये यहाँ पर आपने प्लस नहीं किया, तो आपका बताइए कि नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा, 90,000 दिखेगा, जिसमें से अगर यहाँ पे आप 10,000 माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा, 80,000 दिखेगा। कम हो गया, गलत हो गया यहाँ पर। तो डुअल इफेक्ट से बचने के लिए एक बार हम यहाँ पे प्लस करेंगे, एक बार वहाँ पे हम माइनस करेंगे। क्लियर है बात। तो एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम प्लस करेंगे और वहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ होगी आपका इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। सेम चीज़ आपका यहाँ पर रख लो, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट पे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ आपका यहाँ पे एक बार प्लस कर देंगे और यहाँ पर एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर देंगे, ताकि डुअल इफेक्ट से हम बच सकें। अगर आप मान लो कि एक बार प्लस और माइनस नहीं करते हो तो आपका डुअल इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी वो प्रॉफिट में जो है आपने माइनस कर रखा है और एक बार वहाँ से माइनस कर दोगे तो 2 बार हो जाएगा, तो उससे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको डुअल इफेक्ट से बचने के लिए एक बार यहाँ पर प्लस करोगे, एक बार वहाँ से ऑलरेडी माइनस करोगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो माइनस होगा ही, इसलिए यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। ठीक है। ये दोनों आपका बात समझ में आया। इसके बाद है लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। अब यहाँ पर लॉस हो गया किस पे, तो फिक्स एसेट को बेचें तो उस पर आपका लॉस हो गया। अच्छा, 1.5 लाख का जो एसेट है आपका वो 1,30,000 में बेचें, तो कैश तो आपके पास आया 1,30,000, 1.5 लाख के बजाय कितना आया 1,30,000, लेकिन कैश का क्या कोई आउटफ्लो हुआ क्या, नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका इसको ऐड कर देंगे हम। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो डाउटफुल डेट्स है हम यहाँ पर बनाते हैं प्रोविज़न मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था कि जो प्रोविज़न करते हैं वो हम बनाते हैं नॉन लायबिलिटीज़ के लिए, ये बनाना आपके लिए कंपलसरी होता है। और प्रोविज़न हम बनाते हैं तो किस कंसेप्ट के आधार पे हम कोई भी प्रोविज़न बनाते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है, कोई गेन होने वाला है उसको इग्नोर करो, तो हम उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे बनाया, वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ तो कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में उससे कोई आपका कैश आउटफ्लो हुआ क्या। ठीक है, डेटर्स से आपने घटा दिया, डेटर आपका कम हो गया, लेकिन फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, लॉस हुआ है नहीं हुआ बात की बात है, तो इससे आपका कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं आपका। तो ये बात आपको टोटली समझ में आया कि क्यों हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर माइनस की हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस हम की बात करते हैं, इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, ये सारा आपका जो है इनकम है। इन सब को हम अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम आपको इंटरेस्ट का इनकम है, ये सारा आपका जो है, देखिए यहाँ पर एक बार हम ऑलरेडी इसको दिखा चुके हैं, किस में, प्लस में। क्या क्या दिखाया है हमने, तो यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर हमने दिखाया है रेंट रिसीव्ड, और यहाँ पे दिखाया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। ऑलरेडी हमने एक बार प्लस कर दिया है।
अब यहाँ पर हमने इसको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? सेम चीज़ मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो भी इनकम हुआ होगा, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, वो यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। और इसी को जोड़ने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार हमने वहाँ प्लस कर दिया और ये ऑलरेडी एक बार नेट प्रॉफिट में ऐड है। तो डुअल इफेक्ट से बचने के लिए इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार माइनस कर देंगे, वहाँ तो प्लस किए ही हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा क्या होगा, डुअल इफेक्ट से हम बचेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका सारा चीज़ें नेट प्रॉफिट में ऐड है। तो यहाँ पर भी ऐड है, फिर यहाँ पर भी, वहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे और यहाँ से हटाएंगे नहीं, तो आपका जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कि सही नहीं है। इसीलिए एक बार यहाँ से हटा देंगे और वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। क्लियर है? ताकि हम डुअल इफेक्ट से यहाँ पे बच सकें। तो इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गया, हमने इसको ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस किया है, तो यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है बात? इसके बाद गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसको हम क्यों माइनस कर रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, चलिए रहने देते हैं शॉर्ट में ही, फिक्स्ड एसेट्स। जो भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है, आप गेन वर्ड का ज़्यादा यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि जो भी फिक्स्ड एसेट होता है उसका हमको बेचना नहीं होता है, हम उसको बेचने के लिए नहीं करते, तो गेन वर्ड ज़्यादा अच्छा है। खैर प्रॉफिट और गेन में हम नहीं जाएंगे। जो आपका गेन हुआ है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, देखिए यहाँ पे गौर करोगे, सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। मान लो कि आपने टैंजिबल फिक्स्ड एसेट 1 लाख के एसेट को 50,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो 1.5 लाख में आपने यहाँ पर बेचा। प्रॉफिट यहाँ पर आप ऐड किए हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1.5 लाख रुपये आया है। अब ये प्रॉफिट को आप कहाँ दिखाते हो? मान लो कि 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे दिखाते हो, जो कि आपके ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड होता है। ऑलरेडी किस में ऐड है? इस नेट प्रॉफिट में आपका ऐड है यहाँ पर। तो अगर आप मान लो कि वहाँ पर भी आपका प्रॉफिट 50,000 दिखा दिए और यहाँ पर भी प्रॉफिट आपका 50,000 दिखा दिए, तो डुअल इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा? डुअल इफेक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो आपका गेन है एक बार यहाँ से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट में आपने बेचा है उसमें आपने प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा। तो वहाँ पर भी एक बार प्रॉफिट, यहाँ पर भी एक बार प्रॉफिट, दोनों जगह आ जाएगा, तो प्रॉफिट डबल नहीं हो जाएगा, डुअल इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ऐड किया है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट या गेन है यहाँ से हम एक बार हटा लेंगे। क्लियर है बात? तो इससे आपका डुअल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये सारा ऑपरेशन को हम करने के बाद, एक्टिविटीज़ को करने के बाद, अब आपका क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कैसा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा? तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हुआ। वर्किंग कैपिटल कब चेंज होगा? जब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कितना बढ़ा घटा वो जब हम कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। और वर्किंग कैपिटल का हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही सारा हिसाब किताब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए स्टॉक का परचेस करना, गुड्स परचेस करना और बेचना, ये सारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है। यानी कि जितना भी आप सामान बेचते हो, खरीदते हो, वो सारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होता है। सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर बनता है, उधार में खरीदोगे, बेचोगे तो डेटर बनेगा, स्टॉक बढ़ेगा, तो तमाम चीज़ें ये सारा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे हमने दिखा दिया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, अब क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, यानी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ का हम यहाँ पे हिसाब किताब करेंगे। सबसे पहले हम प्लस करेंगे, जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी तरीके से हम बात करेंगे। प्लस क्या हुआ है? डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर हम करंट एसेट की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ले लो, आप यहाँ पर डेटर्स ले लो, ठीक है। ये सारा आपका क्या होता है? करंट एसेट होता है। अब अगर ये डिक्रीज करता है तो आपके कैश पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? डिक्रीज करेगा तो कैश आपका बढ़ेगा। कैसे? स्टॉक अगर मान लो करंट एसेट है, स्टॉक अगर घटता है तो कैश पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? कैश आपका आएगा। स्टॉक कम हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप स्टॉक जो है वो बिक रहा है, सामान आप बेच रहे हो, और कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो हमको कैश में ध्यान रखना है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसलिए हम कैश को यहाँ पे क्या करेंगे? कैश को ध्यान में रखते हुए प्लस करेंगे। अगर हम बात करें कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अच्छा ठीक है, स्टॉक हो गया। एक आप डेटर की भी बात कर लेते हैं। डेटर घट रहा है,
मान लो कि 10,000 का डेटर था, अब 6,000 का हो गया डेटर, तो डेटर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, घट गया। इसका मतलब क्या होगा, डेटर को हमने उधार में सामान बेचा था, वो हमको यहाँ पर पैसा दे दिया 4,000 रुपया दे दिया, तो डेटर घट गया। डेटर घट गया तो क्या हुआ, कैश पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, कैश हमारा यहाँ पर आया। तो करंट है अगर एसेट की बात करें, अगर वो डिक्रीज होता है तो कैश का इनफ्लो होगा, तो हम उसे प्लस करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जस्ट लाइक उल्टा, कोई भी करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है, मान लीजिए कि आपने शॉर्ट टर्म कहीं से लोन ही ले लिया, शॉर्ट टर्म आपने लोन ले लिया, तो लोन लिया है कम समय के लिए, तो आपका यहाँ पे देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है अगर करंट लायबिलिटीज, तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लोन किया तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज किया, तो पैसा क्या हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ। तो करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो वो कैश पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, तो प्लस होगा। क्लियर है बात। दूसरा यहाँ पर बात करें हम, इंक्रीज इन करंट एसेट, अगर इंक्रीज करता है करंट एसेट तो वो आपका कैश पर निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा निगेटिव इंपैक्ट, वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, स्टॉक की ही बात करते हैं। यहाँ पर हम स्टॉक या डेटर को ही आप ले लीजिए, बाकी आप सब पे ट्राई कर सकते हैं। स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्टॉक आप परचेज कर रहे हो, आप सामान परचेज कर रहे हो, तो कैश का क्या होगा, कैश तो आपका आउटफ्लो होगा, कैश आपका जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अगर स्टॉक की बात करें, डेटर को आपने उधार में सामान बेचा और डेटर अगर बढ़ रहा है इसका मतलब 5,000 से मान लो 10,000 हो गया, तो 5,000 तो आपका कैश को तो ब्लॉक कर दिया ना, कैश तो आपका आने नहीं दिया। कैश में बेचते तो कैश आ जाता आपका, लेकिन कैश डेटर बन गया तो इसका मतलब कैश को उसने ब्लॉक कर दिया, इसीलिए क्या हुआ, वो कैश पे निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, तो उसे हम माइनस करेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो ये क्या होता है, कैश पे निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। आपने शॉर्ट टर्म लोन था उसको चुका दिया, आपने शॉर्ट टर्म लोन को दे दिया, तो कैश क्या हुआ, चला गया, तो माइनस में होगा। यानी कोई आपका करंट लायबिलिटीज होगा, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस में जाएगा। क्लियर है बात। अब क्या होगा, कैश जनरेटेड, अब कैश जनरेट होगा फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे जितना भी ऑपरेशन किए वो आपका कैश जनरेट होगा। अब गवर्नमेंट अपना नाक घुसाएगी, बोलेगा कि जितना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट टैक्स वगैरह नहीं मांगेगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अभी तो आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो तो गवर्नमेंट क्या टैक्स मांगेगी। जितना भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है जो चल रहा है आपके बिजनेस में, उसमें गवर्नमेंट बोलेगी कि अच्छा इतना कमाई है तो इसमें हमको टैक्स दो, तो गवर्नमेंट अपना नाक घुसाएगी और बोलेगी हमको इनकम टैक्स दो। तो इन जो भी आएगा आपका, उसमें गवर्नमेंट आपका टैक्स यहाँ पे ले लेगी। अगर कोई रिफंड हो जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे, लेकिन अगर टैक्स पे कर रहे हैं हाँ, तो क्या होगा, इसको हम माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर नेट कैश फ्रॉम यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर प्लस में आएगा तो फ्रॉम, माइनस में आएगा तो यूज्ड इन, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मान लो कि यहाँ पर सारा ये सब प्लस माइनस करने के बाद 1,000 रुपये आपका यहाँ पे आता है, पॉजिटिव आता है। यहाँ पर कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 500 रुपये आपका आता है, और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से यहाँ पे 500 रुपये आता है। तो टोटल अगर कैश फ्लो देखा जाए तो ड्यूरिंग द ईयर आपके हाथ में 2,000 रुपये का कैश आया है यहाँ पर फिलहाल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे नेट इंक्रीज, तो फिलहाल तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज भी हो सकता है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कितना आया, टोटल 1,000 रुपये, 500 और 500, तीनों एक्टिविटी को मिला देंगे तो 2,000 रुपये आया। ओपनिंग बैलेंस में जोड़ देंगे आपका, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपका बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस आपका दिया रहेगा 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस 6,000, तो ऑटोमेटिक आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस कर लिया, काफ़ी लंबा वीडियो आपका बन गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया और सारे चीज़ों को, इसमें जितना भी एक्टिविटीज़ आ रहा है सबको हमने समझा। ध्यान यही रखना है कि कुछ भी हो, ये आपको ध्यान में रखना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, कैश को हमेशा इसमें आपको ध्यान रख करके चलना होगा। तो फिलहाल हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है। आज नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम समझेंगे। तो फिलहाल इस फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ लेना, ध्यान में रखना। थैंक यू।